ये बहुत बड़ा टैबू नहीं है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। पीरियड्स का नाम लेना, इसके बारे में बात करना, अवेयरनेस फैलाना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बता देता है बॉडी को कि भैया येलो कलर की बॉडी आ चुकी है, कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब कि एग रिलीज हो चुका है। नहीं कि पहले ओवरी में चीजें होंगी फिर यूट्रस में होंगी, नहीं, मतलब जो स्पर्म अंदर आ रहा है ना, वो अपनी सारी शक्तियां खोलेगा क्योंकि उसको फर्टिलाइज करने जाना है, तो उसको कैपेसिटेट होना पड़ेगा। और ये आउटर ट्रोफोब्लास्ट वाला पोर्शन और ये इंडोमेट्रियम लेयर पे जाके स्टिक हो चुका है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, फिर फाइनली एक स्पर्म एग के पास पहुंचता है, उसको फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है और अल्टीमेटली वो एक बेबी डिलीवरी के फॉर्म में बाहर आ जाता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सेलाकोटी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर बायोलॉजी मेंटर। और आज इस वीडियो में हम पूरे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती तो कैसे होती है, और 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड, और फाइनली पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर ये जर्नी स्टार्ट होती है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है या बॉडी खुद को प्रिपेयर कर रही है, तो एक्चुअली क्या है ना, फीमेल की बॉडी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत आशावादी है। वो सिंपली हर महीने इस आशा में वेट करती है कि स्पर्म आएगा, तो बॉडी को प्रिपेयर रखना है कि हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए। और अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, बॉडी को प्रिपेयर रखना है कि वो ब्लास्टोसिस्ट आके यूट्रस की वॉल पे अटैच होगा और उसको 9 मंथ्स तक प्रॉपर उसका ध्यान रखना है, राइट। फिर जाके पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी होगी चाइल्ड की। तो इसलिए हर महीने फीमेल की बॉडी खुद को तैयार करती है। बट इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, तब क्या होगा, तो जो उसने तैयारी की थी, जो यूट्रस की वॉल को तैयार किया था कुशनिंग के लिए, एंडोमेट्रियम लेयर, अंदर की सबसे इनरमोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, उसको उसने खूब थिक किया था, वो वहां पे इंप्लांट नहीं होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। तो इस टाइम पे वो शेड ऑफ होके इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग बाहर आ जाएगी, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, यानी कि पीरियड्स बोलते हैं। ये बहुत बड़ा टैबू नहीं है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। पीरियड्स का नाम लेना, इसके बारे में बात करना, अवेयरनेस फैलाना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके से वर्क करता है। तो मेजरली यहां पे हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जब बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, राइट, जिसमें 28 डेज वो पूरी साइकिल चलाती है, हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो वो कंटिन्यूअस अपने आप को प्रिपेयर करती है। बट इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, वो उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब स्पर्म की एंट्री हुई, तो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर 9 मंथ्स तक प्रॉपर जेस्टेशन पीरियड होगा, फिर फाइनली वो टाइम आएगा जब डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड होगी। इन सब चीजों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वर्ड है ना, वो मेंसेस से आया है। मेंसेस का मतलब होता है मंथ, ठीक है। मेंसेस का मतलब क्या होता है, मंथ। अब जब पहली बार ये होती है तो हम इसको मिनाक कहते हैं, ठीक है। और जब लास्ट टाइम होती है, अप्रोक्सीमेट 50 to 55 ईयर्स की जो विमेन होती हैं, उनमें होता है ये मीनोपॉज। जब रुक गया मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसको मीनोपॉज बोलते हैं। अब ये होता किस किस में है, तो ये सिर्फ प्राइमेट मैमल्स में होता है। किस में होता है, प्राइमेट मैमल्स में। तो प्राइमेट की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें आएंगे एप्स, ठीक है, मंकीज और ह्यूमन, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी ध्यान रखनी है। बट अदर देन प्राइमेट मैमल्स जो भी होंगे उनमें भी तो इस तरीके की साइकिल होगी, तो वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल ना बोल के हम उसको एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, जैसे कैट है, डॉग है, उन सब में एस्ट्रस साइकिल होती है। सिर्फ प्राइमेट मेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, यानी कि एप्स, मंकी एंड ह्यूमंस में। इज दैट क्लियर, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। तो पहली चीज, जब पहली बार होगा तो उसको मिनाक कहेंगे, पहली बार हुआ, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं मिनाक, ठीक है। और जब लास्ट टाइम हुआ दैट इज मीनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पॉज है ना, तो वहां पे बोल देंगे हम कि इसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। और इसका टाइमिंग भी ध्यान रखना है, इट इज अप्रोक्सीमेट 50 to 55 ईयर्स ऑफ एज। और यहां पे 10 to 12 ईयर्स हम कह सकते हैं, इट वेरीज, है ना।
तो वेरी कर रहा है। इनफैक्ट जो मीनोपॉज का टाइम है अब वो 45 तक भी शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इस साइकिल को हम डिटेल में अच्छी तरीके से समझेंगे। ये सारी चीजें बताई गई हैं कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी जब हिट होगी तो मेनार्क आएगा। ठीक है, और मीनोपॉज 45 से 55 इयर्स के बीच में वेरी करेगा। अप्रोक्सीमेट 50-55 भी बोल सकते हैं, 45 टू 55 भी बोल सकते हैं। पूरा 28 डेज की ड्यूरेशन रहेगी। उसके बाद अब बात करते हैं, ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना क्या होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करते हैं तो ये 28 डेज का एक लाइफ पूरा स्पैन है। ध्यान रखना, ये टाइम स्पैन कितना है, 28 डेज का है, जिसमें इनिशियली 3 to 5 डेज इट वेरीज। किसी को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और ज्यादा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हार्मोनल चेंजेस का क्या रोल है। ठीक है, तो ये 3 to 5 ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 to 5 डेज, पूरा 1 to 28 हमें मेंशन करना है। स्टार्टिंग के जो 3 to 5 डेज हैं उनमें होगी प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। करेक्ट, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पे जो स्टार्टिंग का फेज है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, इससे पहले हम एक चीज को और समझते हैं कि जब ये यूट्रस है तो इस यूट्रस की वॉल में यहां पे इनर मोस्ट लेयर पे जो अंदर वाली लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर बनाई अभी मैंने सिर्फ, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा थिक हो गई है। इस एंडोमेट्रियम की लेयर में एंडोमेट्रियम, ठीक है, यहीं पे उसने क्या किया था, जब अगर हर महीने वो कुशनिंग के लिए अपने आप को रेडी कर रही थी तो यहां पे आके ब्लास्टोसिस्ट ने क्या होना था, यहां पे आके ब्लास्टोसिस्ट ने होना था अटैच। बट ऐसा हुआ नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं। तो यहाँ पे ना बेटा जो पीरियोडिक चेंजेस आएंगे, पीरियोडिक चेंजेस बोले तो टाइम टू टाइम जो चेंजेस आएंगे वो ओवरी में भी आएंगे और एट द सेम टाइम इस यूट्रस में भी आएंगे। तो जो भी हम चार्ट बनाएंगे वो 2 जगह का बनाएंगे। हम बोलेंगे ओवरी के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी देखेंगे, साथ में यूट्रस में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो जब इनिशियली पहले हम क्या करते हैं, ओवरी को लेते हैं। ठीक, तो हमने ओव्यूलेशन के टाइम पे जब फॉलिक्यूलोजेनेसिस पढ़ा, जब फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे थे, ठीक है, यहीं पे हम इसको वापस से देखते हैं। जब हमारे फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे थे तो हमने बोला था इस तरीके से, अगर मैं ओवरी यहां पे एक बनाऊं तो हमने बोला था कि ओवरी जो है इसको हमने जूम करके बनाया बस। ठीक है, तो ये जो आलमंड शेप की ओवरी थी इसमें हमने बोला था कि एक प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा और मैच्योर होगा और मैच्योर होगा, फिर वो टर्शरी फॉलिकल बनाएगा। और टर्शरी फॉलिकल की खासियत क्या थी कि उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम होता है। करेक्ट, ऐसे ही करते करते ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होके बनाया था और वो ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होके रप्चर होके बाहर सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर रही थी। इतनी बात थी। तो वही चीज जो हमने यहाँ फॉलिक्यूलोजेनेसिस में पढ़ा था वही सेम चीज हमने यहाँ बनाई हुई है। देखो, प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शरी बना, टर्शरी से फाइनली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना। ग्राफियन फॉलिकल बनते ही वो रेडी है अब रप्चर होके बाहर निकलने को। तो अगर हम ध्यान दें तो 1 से स्टार्ट किया हमने, एक दिन से स्टार्ट हुआ। जो ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, टर्शरी बना और ग्राफियन फॉलिकल बना। और जैसे ही 14th डे आया, ये है आपका 14th डे। इस 14th डे में एग ने बाहर के चीजों को रप्चर करके ये सेकेंडरी oocyte जो है हमारा, वो सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। करेक्ट, यानी कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम दी बाय द रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। बट यहां पे ना ओवम ना बोल के हम स्पेसिफिकली उसको क्या बोलते हैं, उसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था। उसको सेकेंडरी oocyte क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी वो अरेस्ट है मेटाफेज में, अभी वो पूरा का पूरा ओवम नहीं कहलाई जाएगी। पहले एनसीईआरटी में क्या मेंशन था, ओवम मेंशन था, बट उसको अपडेट करके अब स्पेसिफिकली वहां पे सेकेंडरी oocyte लिख दिया गया है। तो हमें अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। ठीक है, तो 14th डे में आके ओव्यूलेशन हो गया। अभी हम कौन सी चीजों को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ओवरी वाली साइड। ठीक है, ओवरी के अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं। 14 डे आ गया। अब आगे की प्रोसेस क्या थी, जब ओव्यूलेशन होता है तो बाकी का जो पोर्शन बचता है, ये सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल के आ गई, बाकी जो बचा वो येलो पार्ट है। ये जो येलो वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान रखना है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। ये बता देता है बॉडी को
कि भैया येलो कलर की बॉडी आ चुकी है कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब कि एग रिलीज हो चुका है। एग बोले तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है, और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है तो जब स्पर्म आ गया और दोनों की मीटिंग अगर हो गई तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये बोलेगा फटाफट से अपनी तेजी दिखाओ और यूट्रस की जो वॉल है उसको थिक करो। तो इसीलिए ये रिलीज करने लगता है पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये जो से कॉर्पस ल्यूटियम आता है प्रोजेस्टेरॉन को और रिलीज करता है और रिलीज करता है, फिर क्या करता है कि बोलेगा कि भैया बर्थ जो आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन उसको रिलीज करवाएगा और यूट्रस की लाइनिंग को और थिक करवाएगा, क्योंकि उसको पता है हो सकता है फर्टिलाइजेशन होके क्या हो, यहाँ पे इम्प्लांटेशन की जरूरत पड़े। करेक्ट। तो यहाँ पे उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, थोड़े और दिन, देखो ना अभी हम 28 दिन यहाँ पे हैं, 28th डे यहाँ पे है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अब ये जब येलो बॉडी जो कॉर्पस ल्यूटियम है धीरे धीरे आगे चल के जब डीजनरेट होने लगती है तो व्हाइट कलर की बॉडी बनाती है जिसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये अभी हमने ओवरी वाला पार्ट किया, बट एट द सेम टाइम जब ओवरी में वो सारी चीजें चल रही है ना तो यूट्रस के अंदर भी कुछ चीजें चल रही हैं। ठीक है, यहां पे जब ओवरी के अंदर चीजें चल रही हैं, इसके अंदर की प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, एट द सेम टाइम इसके अंदर भी थिकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। या तो इनिशियल डेज में ये शेड ऑफ होके बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, या तो आगे चल के ये वापस से तैयारी शुरू कर दिया, प्रोलिफरेशन स्टार्ट करने लग गया है। मान लो ये जो है आपका शेड ऑफ होके बाहर निकल गया इनिशियल 3 डेज में, है ना, 3 to 5 डेज में। उसके बाद जैसे ही इसको लगा कि यार 14th डे आने वाला है और 14th डे में वापस से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, फिर से चांसेस आएंगे कि हो सकता है फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। पर ये तैयारी हर महीने करता है। ठीक है, तो यहां से वापस से इसने थिकनिंग स्टार्ट करी, इस तरीके से ये अपने आप को दोबारा से रेडी कर रहा है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि पिछले महीने स्पर्म की एंट्री हुई या नहीं हुई, हर महीने अपने आप को रेडी करता है फॉर द फर्टिलाइजेशन, करेक्ट, इम्प्लांटेशन ताकि हो सके। ठीक है, इससे पहले यहां पे देखते हैं ये जो पोर्शन है हमारा, कौन सा पोर्शन है, जब आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डिप्लीट हो रही है 3 to 5 डेज तक, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब यहां पे मेंस्ट्रुएशन चल रही है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डिप्लीट हो रही है, बाहर निकल रही है, शेड ऑफ हो रही इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, करेक्ट। उसके बाद इसने बोला कि ठीक है यार अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ पर हो सकता है 14th डे पे जब ये एग निकलेगा स्पर्म की एंट्री हो जाए, तो मुझे वापस से जो है क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से उसकी ग्रोथ करवानी पड़ेगी। तो इसने प्रोलिफरेशन स्टार्ट करा, करते 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 मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा दिया, और जैसे ही इसने देखा 14th डे पे क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गया, तो वापस से इसने प्रोजेस्टेरॉन निकाला। किसने, कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन निकाला, और प्रोजेस्टेरॉन ने क्या कहा, और ज्यादा तेजी दिखाओ और फटाफट से क्या करो, इसको और ज्यादा थिक कर दो। ठीक है, तो इसने थिक कर दिया, करते 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 इस तरीके से, और यहीं पे अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती तो फर्टिलाइजेशन हो जाता, करेक्ट। फिर यहां पे क्या हुआ, बहुत सारे सेक्रीशंस हुए, बहुत सारे हार्मोन्स आए और कॉर्पस ल्यूटियम भी बन रहा है, तो इसीलिए इसको ल्यूटल फेज या सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, बोलेंगे जो 14 से लेके 28 के बीच का ड्यूरेशन है उस फेज को क्या नाम देते हैं। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी के जो चेंजेस हो रहे हैं उस पे बात करें तो इस टाइम पे ना कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, येलो कलर की बॉडी बनती है, इसीलिए हमने उसको ल्यूटल फेज बोल दिया, करेक्ट। दूसरी बात, एट द सेम टाइम जब साइमल्टेनियसली जब वहां पे ओवरी के अंदर फॉलिकुलर जेनेसिस चल रही, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, एट द सेम टाइम यूट्रस की वॉल और थिक होते जा रही है, सेक्रीशंस निकाल रही है, तो इसीलिए हम उसको सेक्रेटरी फेज बोल देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किसके बेसिस पे, यूट्रस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे, करेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई हमें, ठीक है। चलिए उसके बाद 28 डेज हो गए, ठीक है। यहां पे जो स्टार्टिंग के 3 दिन थे, 3 से 5 दिन थे, क्या बोला था हमने कि शेड ऑफ होके बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, तो हम उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोल सकते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज कौन सा हो गया हमारा, मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि यहां पे मेंस्ट्रुएशन हो रही है,
करेक्ट। उसके बाद धीरे धीरे वापस से प्रोलिफरेशन हुआ, क्योंकि शेड ऑफ होके बाहर निकल गई तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग दोबारा प्रोलिफरेट हो रही है, डिवाइड हो रही है, वो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं ताकि वो थिक हो और इंप्लांटेशन के लिए एकदम रेडी हो। तो वापस से अब क्या आ गया, सेकेंड आपका प्रोलिफरेटिव फेज, करेक्ट। उसके बाद यहां पे क्या हुआ, इस 14th डे पे हुआ ओव्यूलेशन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, करेक्ट, ओव्यूलेटरी फेज। क्या इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि थर्ड जो फेज आया एट 14th डे पे या 15th डे पे कह सकते हैं, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज, करेक्ट। उसके बाद सेक्रेटरी और ल्यूटल फेज, क्योंकि सेक्रेटरी क्यों बोल रहे हैं, सेक्रीशंस हो रहे हैं एंडोमेट्रियम के बेसिस पे, ल्यूटल क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, करेक्ट। अब यहीं से हमें कुछ चीजें और ध्यान देनी, कुछ चीजें वो क्या ध्यान देनी हमें कि यहां पे ना जो आपके प्रोगेस्ट्रॉन है वो कौन रिलीज कर रहा है, ये पूछेंगे आपसे कि प्रोगेस्ट्रॉन एक्चुअल में रिलीज कौन कर रहा है। तो हमें ध्यान देना है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर की बॉडी बन रही है वही प्रोगेस्ट्रॉन, पी फॉर प्रोगेस्ट्रॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने की सारी तैयारी एकदम बढ़िया से चले, उसको पेसअप करने के लिए ये प्रोगेस्ट्रॉन को निकलना बहुत जरूरी है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बेटा नेगेटिव फीडबैक दे रहा है एस्ट्रोजन को, अभी हम आगे देखेंगे, और पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है प्रोगेस्टेरॉन को। तो दो चीजें ध्यान रखना कि ये जो है नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एस्ट्रोजन को, नेगेटिव मतलब रोक रहा है, और पॉजिटिव फीडबैक किसको दे रहा है, प्रोगेस्टेरॉन को दे रहा है, करेक्ट। तो क्या प्रोगेस्टेरॉन को कोई पॉजिटिव फीडबैक देता है, बिल्कुल देता है। अब वो पॉजिटिव फीडबैक कौन देता है प्रोगेस्टेरॉन को, तो ध्यान रखना ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है ना, मतलब 14 डे तक जो 1 डे से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, वहां पे जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं वो इसको पॉजिटिव फीडबैक दे रही हैं। तो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स जो हैं एस्ट्रोजन को देती हैं पॉजिटिव फीडबैक, मतलब दोस्त हैं इसकी, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम इसका दुश्मन, किसका, एस्ट्रोजन का। क्या हमें ये बात याद रहेगी, ग्रोइंग फॉलिकल पॉजिटिव फीडबैक किसको देता है, एस्ट्रोजन को देता है। ये बात हमें यहां तक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल एक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे एस्ट्रोजन निकल रहा है, कहां पे प्रोगेस्टेरॉन निकल रहा है। अब आ गए हम उस पार्ट में जहां एक्चुअल में हमने देख तो लिया कि अच्छा ओवरी के अंदर ये चल रहा है, यूट्रस के अंदर ये चल रहा है, साइमल्टेनियसली साथ में चल रहा है। ऐसा नहीं कि पहले ओवरी में चीजें होंगी फिर यूट्रस में होंगी, नहीं, ओवरी में जैसे जैसे मैच्योरेशन हो रहा है आपके फॉलिकल्स का, वैसे ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी जो है धीरे 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 थिक होते जा रही है। क्लियर यहां तक चीजें। अब हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ना यहाँ पे 4 हार्मोन्स है जो बिल्कुल याद रखने, एक है LH, एक है FSH, एक है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन। सब हमें पता है, बस उसको हमने कंपाइल करके यहाँ परोस के खाना है, ठीक है। चलिए अब कैसे देखेंगे। सबसे पहली बात, अगर हमें एक क्वेश्चन पूछ लें कि जो हार्मोनल एक्शन है ये पूरी प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन रेगुलेट कर रहा है, तो हम सिंपल सा बोल देंगे कि जो रेगुलेशन है ना वो ओवरी और पिट्यूटरी साथ में मिलके कर रही है, क्योंकि ओवरियन हॉर्मोन्स निकलेंगे ऑब्वियसली। पिट्यूटरी क्यों, क्योंकि भाई हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ही तो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करेगा, और गोनाडोट्रोपिन्स जाके रिलीजिंग हार्मोन से बताएंगे कि LH, FSH, पिट्यूटरी निकालो तुम। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है, ठीक है। एक बार क्विकली हम यहाँ पे रिवाइज भी कर लेते हैं कि अगर एक हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है कि वो इनहिबिटिंग या रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है ना। तो ये क्या निकालता है, GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जाता है, ये जाता है आपकी पिट्यूटरी के पास। और पिट्यूटरी भैया निकालेंगे क्या, अब पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है बट इसका भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस, है ना। तो ये जो पिट्यूटरी है अब ये फाइनली क्या निकालेगा, गोनाडोट्रोपिन्स को निकालेगा। किसको निकालेगा, गोनाडोट्रोपिन्स। अब ये गोनाडोट्रोपिन्स हैं क्या, ये गोनाडोट्रोपिन्स LH, FSH यही तो हैं, क्योंकि ये काम करेंगे अब किसमें, ये 2 हार्मोन्स हैं हमारे, कौन कौन से, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तभी तो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, ऐसे निकालेगा।
बात समझ में आई? तो यानी कि जो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज हो रहे हैं ये यहां से तो रिलीज हो रहे हैं, बट इसको हाइपोथैलेमस हमारा रेगुलेट कर रहा है। इसको हार्मोनल एक्शन में भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये वो 14th डे है जहां पे आप देख रहे हैं कि LH बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उस एंटीरियर पिट्यूटरी के लोब में हाइपोथैलेमस ये इंफॉर्मेशन भेजते जा रहा है कि तुम गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करो। और ये भाई साहब धीरे 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 ग्रोइंग फॉलिकल्स भी हो रहे हैं, LH FSH को बढ़ाते जा रहा है। तो जैसे ही 14th डे आ रहा है, इस 14th डे में क्या हो रहा है? इस 14th डे पे LH सर्ज हो रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम पूछेंगे कि किस चीज के वजह से जो ओव्यूलेशन है वो हो पाता है, तो वहां पे जो आपका हार्मोन है दैट इज LH सर्ज एकदम पीक में आ गया। इस LH सर्ज के वजह से क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। क्लियर हुई इतनी बात? क्या FSH नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, ये देखो साथ में बढ़ते हुए जा रहा है। बट द थिंग इज, क्या मेन रोल कौन है? तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, FSH LH दोनों इंपॉर्टेंट है, बट एक चूज करना है आपको कि LH एकदम सर्ज में जा रहा है, पीक पे जा रहा है, जिसके वजह से वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके बाहर निकल रहा है। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हुई? ये देखो, ये जो ओव्यूलेशन हुआ ना, जो यहाँ एग सेकेंडरी oocyte जो बाहर निकला, दैट इज ड्यू टू LH सर्ज। तो ये दो चीजें तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे LH सर्ज हो रहा है कब? 14th डे पे, करेक्ट। ये दो हार्मोन्स हमें समझ में आ गए। अब दूसरे क्या है? दो हार्मोन है। हमने बोला था जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं जो कि फर्स्ट से लेके 14th डे पे ग्रो कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, करेक्ट। तो ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहे थे एस्ट्रोजन को, यानी कि अगर ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं एस्ट्रोजन को, तो ग्रोइंग फॉलिकल का एस्ट्रोजन का पीक हाई आएगा। तो पहले में तो हाई आ गया हमारा पीक एस्ट्रोजन का। कौन दे रहा है? जो फॉलिकल सेल्स हैं वो दे रहे हैं, करेक्ट। अब यहां पे देख रहे हैं हम कि धीरे धीरे आते आते ये क्या हो जा रहा है? डाउन हो जा रहा है, पर पीक आ रही है पर कम आ रही है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है और कह रहा है कि हम प्रोजेस्टेरॉन को ऊपर रखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो है, ठीक है। तो यहाँ पे पीक तो आया, बट ये एज कंपेयर टू पीक देखो, यहाँ पे इतना था और यहाँ हो गया कम, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आपसे पूछेंगे ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी दो बारी पीक आती है, एक बड़ी पीक एक छोटी पीक। कौन सी पीक? दो उसमें क्या प्रोजेस्टेरॉन जो यहां पे मैंने मेंशन किया है इसकी दो पीक आई? नहीं। क्या इनमें से किसी की दो पीक आई? नहीं। किसकी आ रही है? एस्ट्रोजन की। तो याद रखेंगे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी दो बारी पीक देखने को मिलती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। करेक्ट हो गई बात। अब दूसरा हार्मोन यहां पे हमने जो बनाया है ग्रीन से, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। हमने क्या बोला था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो येलो कलर की बॉडी प्रोजेस्टेरॉन को क्या कर रही है? पॉजिटिव फीडबैक दे रही है, क्योंकि उसे पता है कि ओव्यूलेशन हो चुका है, स्पर्म की एंट्री होगी, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो उसकी तैयारी पूरी करनी है। तो बस यहां पे क्या किया? प्रोजेस्टेरॉन को लेवल को बढ़ा दिया, प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, सो दैट प्रेगनेंसी की सारी तैयारियां जितनी रिक्वायर्ड है वो सब हो जाए। ऑल गुड, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब यहां पे क्या है? ये जो हमने हार्मोनल एक्शन अभी पढ़ा कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स और फाइनली LH और FSH रिलीज होंगे, वही चीज यहां पे बनाई गई है। हाइपोथैलेमस ने GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मैंने बोला था आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी हार्मोन, कोई भी हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, थायराइड से निकल रहा है, पिट्यूटरी से निकल रहा है। सिंपल सी चीज है, अगर वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन होगा तो उसके पीछे RH या IH लिखा होगा। अगर वो रिलीजिंग हार्मोन होगा, रिलीज करवाने वाला पॉजिटिव फीडबैक देगा कि चलो निकालो और रिलीज करो, तो उसके पीछे RH लिखा होगा। अगर वो इनहिबिट करने वाला होगा तो IH लिखा होगा। और ये दो जहां पे भी टर्म लिखे हैं मतलब वो हाइपोथैलेमस ही निकाल रहा है, क्योंकि हाइपोथैलेमस मास्टर का भी मास्टर है, करेक्ट, ठीक है। तो इसने निकाला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी के पास गया, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से भी आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, पोस्टीरियर के पास नहीं, क्योंकि हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रेडीमेड चीजें देता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, करेक्ट। चलो अब इसने निकाला LH और FSH और LH निकाला, गए ओवरी के पास, फर्दर चेंजेस हुए एस्ट्रोजन के लेवल पे, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल पे।
दैट्स इट। ये सारी चीजें हमने बनाई हैं कि फॉलिकल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करेंगे, LH सर्च फाइनली ट्रिगर करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे किसको, जो फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की बात करिए तो कॉर्पस ल्यूटियम पॉजिटिव फीडबैक देता है प्रोगेस्टेरॉन को, ताकि वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी कर सके। ये सारी चीजें जो हमने पढ़ ली हैं उसको कंपाइल करके यहाँ पे लिखा गया है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लेंगे, ठीक है, आपके रिवीजन में काम आएंगे। ओके, तो डोमिनेंट कौन सा था ल्यूटल फेज में, कॉर्पस ल्यूटियम था, है ना, तो वो प्रोगेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था, सिंपल। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज में कौन होगा, LH सर्ज आएगा और साथ साथ एस्ट्रोजन भी धीरे धीरे हमारा बढ़ चुका था, ठीक है, तो दोनों हार्मोन हो गए। ड्यूअल पीक किसकी आती है, अभी क्वेश्चन किया था, कौन सी, एस्ट्रोजन की, करेक्ट। उसके बाद FSH LH को कंट्रोल कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन कर रहा है। और आपका प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, हम प्रोगेस्टेरॉन को बोलते हैं। लास्ट में बोला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रिगर कौन करेगा। आपने अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसमें हम जो ओरल पिल्स देते हैं, हम पहले प्रोगेस्टेरॉन के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, उसके बाद उसको एकदम से डाउन कर देते हैं। एकदम से डाउन करने के वजह से क्या होता है, जो ब्लीडिंग है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हो जाती है। तो यहां पे प्रोगेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही डाउन होगा वैसे ही क्या होगी, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। ऑल गुड, यहां तक चीजें हमें समझ में आ गई। चलिए, ये पूरा फेज जो हमने समझा अभी वही इसमें बना हुआ है, ठीक। अब एक टर्म आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, एक टर्म आता है एमिनोरिया, करेक्ट। हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लैक्टेशनल एमिनोरिया देखा था, तो हमने बोला था 6 मंथ्स जब लैक्टेशन का टाइम चल रहा है तो एमेनोरिया हो रहा है। एमेनोरिया मतलब ए मींस हो गया एब्सेंट, करेक्ट। मेनोरिया का मतलब क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यानी कि ये वो टाइम की बात कर रहे हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगी। मतलब हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो कुछ टाइम के लिए, हो सकता है। क्या क्या रीजन हो सकता है, सोचो। पहला रीजन, प्रेगनेंसी अचीव हो गई होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होगी, नहीं होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे आके ऑलरेडी ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो चुका है, वो शेड ऑफ होके बाहर आएगी नहीं, करेक्ट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया था। दूसरी चीज पर हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो वो लेडी प्रेग्नेंट ही है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस जैसे PCOS PCOD सुना होगा, तो PCOS PCOD के वजह से हो सकता है, स्ट्रेस उसका एक रीजन हो सकता है लैक्टेशनल टाइम चल रहा हो, जो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था लैक्टेशनल एमेनोरिया, राइट। तो जो 6 मंथ्स है प्रेगनेंसी के टाइम पे, लैक्टेशन पीरियड जब चल रहा होता है उसके बाद, तो उस टाइम पे क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, है ना, समझ में आ गई इतनी बात। फिर प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है, ये पहला पॉइंट था, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, ये सब रीजन है जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है कि स्टॉप हो जाए, करेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स लड़ाई झगड़ा करके एक रेस में फाइनली एक विनर बनता है, एक स्पर्म, और वो एग को जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। समझ रहे हैं आप, इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म से फिर फाइनली एक रीच आउट करता है और वो उसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है। एग आया और स्पर्म आया, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, करेक्ट। अब जब जाइगोट बनता है इसको सिनगैमी बोलते हैं क्या, बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, फ्यूजन हो रहा है। सिन मतलब फ्यूजन, किसका, फीमेल और मेल प्रोन्यूक्लियस का, इसको हम सिनगैमी बोलते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर ओव्यूलेशन आज हो रहा है, स्पर्म की एंट्री 10 दिन बाद हो रही है, क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं, करेक्ट। फर्टिलाइजेशन होने के लिए जब एग की एंट्री और स्पर्म की एंट्री साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, करेक्ट। जब दोनों एक साइमल्टेनियसली होंगे उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जब दोनों वायबल होंगे मतलब एक्टिव होंगे, ठीक है, जब तक वो कैपेबिलिटी रिटेन करेंगे कि हाँ वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, तब तक उनमें मीटिंग होनी चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, परफेक्ट। तो यहां पे यही चीज लिखी गई है कि साइमल्टेनियसली वो कहां पहुंचने चाहिए, एम्प्यूला में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ही हमने ये चीज देखी है कि अगर ये यूट्रस वाला पार्ट है और ये फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, तो जब यहां पे से इस तरीके से
ओवरी से एग बाहर निकलेगा और इस वाले रीजन पे आएगा जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस एम्प्यूला वाले पार्ट में और स्पर्म की एंट्री होगी और साइमल्टेनियसली वो एग और स्पर्म इस एम्प्यूला वाले पार्ट पे पहुंच के फर्टिलाइज करेंगे। साइमल्टेनियसली होना चाहिए एंड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्प्यूला, नॉट एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन। अपडेट किया है हमने, एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन पहले बोलते थे, अब हम क्या बोलते हैं? एम्प्यूला बोलते हैं। ये वो ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही है। ऑस्टियम है कि नहीं? वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे और उसके बीच में इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको हम फिम्ब्रे बोलते हैं। करेक्ट? ये आपका कौन सा पार्ट है? ये आपका फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हमने फिम्ब्रे बोला। और बीच में उसके पास क्या था? बीच में उसके पास ऑस्टियम प्रेजेंट था जिससे वो ग्रास्प कर रहा था, अपने अंदर ले लिया उसने। ठीक है, ये ओवरी से क्या निकला? सेकेंडरी oocyte निकला और ये चले गया इसके अंदर। करेक्ट? ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई। अब सबसे पहले होगा क्या? जब मैंने ये डायग्राम बनाया आपके सामने तो स्पर्म की एंट्री करवाई है ना, तो स्पर्म की एंट्री सबसे पहले होनी जरूरी है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। यहां से ओव्यूलेशन हुआ, वेल एंड गुड, बट स्पर्म की एंट्री जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, यानी कि सीमेन की एंट्री इनसाइड द यूट्रस होती है, तो उसको इनसेमिनेशन बोलते हैं। वर्ड को स्प्लिट करके आप समझे, इनसाइड सेमिनेशन, सीमेन का इनसेमिनेशन, समझे? अब इजैक्यूलेशन और इंसेमिनेशन में आपको डिफरेंस नहीं आता होगा। देखो ध्यान से सुनेंगे, इजैक्यूलेशन इंसेमिनेशन सेम है क्या? ऐसा हम सोचते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट। इजैक्यूलेशन बाहर निकलने को बोलते हैं, सीमेन का रिलीज को बोलते हैं इजैक्यूलेशन। बट जब वो इजैक्यूलेशन इनसाइड द फीमेल यूट्रस हो रहा है तो उसको इनसेमिनेशन बोलते हैं। करेक्ट? इतनी बात समझ में आ गई? तो पहला स्टेप तो हो गया इंसेमिनेशन, जो हमने यहां पे बनाया है। 4 to 5 आवर्स का इसका ट्रांजिट पीरियड रहेगा जब तक वो पहुंचेगा। करेक्ट? कैपेसिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, कैपेसिटी मतलब जो स्पर्म अंदर आ रहा है ना, वो अपनी सारी शक्तियां खोलेगा क्योंकि उसको फर्टिलाइज करने जाना है, तो उसको कैपेसिटेट होना पड़ेगा, उसको एक्टिव होना पड़ेगा। तो उस एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्लियर? यहां पे स्पर्म अपने आप को एक्टिवेट करता है, क्या अपनी शक्तियां खोलता है? उसको एग के बाहर, सेकेंडरी oocyte के बाहर की जो लेयर्स हैं उसको इन्वेड करते हुए फाइनली उसके न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करना है। तो वो सारी लेयर्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो उसके पास एंजाइम्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो उसको एक्सपोज्ड करेगा ताकि वो फाइनली उस तक पहुंच सके। तो एक्टिवेशन हो रहा है। करेक्ट? उसके बाद फाइनली क्या होगा? कीमो अट्रैक्शन। अब आपने कभी ये सोचा है कि अगर ह्यूमन बीइंग का स्पर्म है वो, या फिर कोई भी दो अलग स्पीशीज, एक फ्रॉग में अगर हम बात करें, एक ह्यूमन में बात करें, तो आपस में फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? पॉसिबल है ऐसा? नहीं, क्योंकि जो ह्यूमन का स्पर्म है और ह्यूमन का एग है, वो दोनों आपस में कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो दोनों आपस में ही लिंक बना सकते हैं। करेक्ट? जो उसको सेंस करके फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज बाकी स्पीशीज से पॉसिबल नहीं है। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, जो कीमो अट्रैक्टेंट्स है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, स्पीशीज। ओके, चलो अब देखो, सुनो बात को। यहां पे क्या हो रहा है? जब स्पर्म ने ली यहां से एंट्री, ठीक है, स्पर्म ने यहां से एंट्री ली है, तो ये जो स्पर्म है इसको और अच्छे से बनाते हैं। ये तो एकदम जो है स्नेक जैसा बन गया है कि नहीं? ठीक, ये है स्पर्म ने जब एंट्री ली यहां, तो यहां से ना कुछ जो एग है वो कुछ ना कुछ केमिकल्स को रिलीज कर रहा है। वो केमिकल्स को रिलीज करके ये बता रहा है कि सेंस कर रहा है कि अच्छा तुम इधर पे हो, इधर साइड को आओ, क्योंकि उसको क्या पता कि कहां को मूव करना है। तो दूसरा एक सिग्नल भेज रहा है और सिग्नल भेज के उसके पास उसको बुला रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कीमो अट्रैक्शन चल रहा है, केमिकल के टूवर्ड्स अट्रैक्शन हो रहा है, एंड इट इज वेरी हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक। ठीक है, अब एग क्या करता है? एग रिलीज करता है, इमिट करता है फर्टिलाइजिन। एग क्या बनाता है? फर्टिलाइजिन बनाता है। और स्पर्म क्या करता है? एंटी फर्टिलाइजिन। समझ रहे हो? जैसे लॉक एंड की होती है, एक ताली की एक ही चाबी, वैसे ही जो एग है वो फर्टिलाइजिन बना रहा है और स्पर्म जो है एंटी फर्टिलाइजिन बना रहा है, तभी जाके
यहां से फर्टिलाइजर निकल रहा है एग, और यहां से एंटी फर्टिलाइजर, उसको सेंस करते 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 उसके पास पहुंच जा रहा है। डन, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। अब ये इंसेमिनेशन हो रहा है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स की एकदम दौड़ लगी हुई है यहाँ पे, इस एग को ये फर्टिलाइज करने पहुंच रहे हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ना इस स्पर्म में कुछ ना कुछ तो ऐसी खासियत थी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हम पढ़ते हैं, उसके हेड पोर्शन में उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उसके पास स्पर्म लाइसेंस होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो उस एग के बाहर की सारी शील्ड को तोड़ते हुए उसके न्यूक्लियस के पास जाके उसको फर्टिलाइज कर दे। करेक्ट, तो इसके पास हेलुरोनिडेज और सीपीई और स्पर्म लाइसिन एक्रोजन प्रेजेंट होता है। ये हेलुरोनिक एसिड की जो लेयर है सबसे बाहर, सीमेंटिक लेयर होती है, एकदम सीमेंट, जो सख्त सीमेंट होता है ना उससे पहले गीला वाला सीमेंट होता है, उसी तरीके से प्रेजेंट रहती है। और जैसे ही ये एक स्पर्म की एंट्री होती है एकदम रिजिड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना क्या है, यहाँ पे जो कोरोना रेडिएटा की जो बाहर लेयर है उसको इन्वेड करके पहुंचाएगा, और इसके पास स्पर्म लाइसिन भी होंगे जिसको हम एक्रोजन बोलेंगे। ये फाइनली जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जोना पेलुसिडा, उसको ब्रेक करके न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसके पास है। इसके पास क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देती हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, ये किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं। कोई ना कोई चीज हमारे सेल के अंदर ऐसी है जिसको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, और उसी के आसपास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के आसपास कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो सेल ऑर्गेनेल में शायद आपने पढ़ी हो, सेल स्ट्रक्चर में, उसके मॉडिफिकेशन से ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनता है। ठीक है, अब आपको उसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसके मॉडिफिकेशन से बन रहा है। अब हुआ क्या कि अभी तक हम ना उसको एग बोल नहीं रहे थे, अभी तक हम उसको क्या बोल रहे थे, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है। ओव्यूलेशन किसका हो रहा है, सेकेंडरी oocyte का हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि बेटा जी वो अभी तक मेटाफेज में अरेस्ट था, मेटाफेज में अरेस्ट था, और जैसे ही स्पर्म उसके पास आता है वो अपने मेटाफेज स्टेज में से उस फैक्टर को, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को कर देता है ऑफ, और फाइनली मेटाफेज के बाद एनाफेज वाले फैक्टर को, प्रमोटिंग फैक्टर को कर देता है ऑन, और अपना सेकेंड जो है पोलर बॉडी बना देता है, और फाइनली जिसका इंतजार हमें था एग का, वो बन के रेडी है, और अब वो जाके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा। करेक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या मेंशन है कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि जोना पेलुसिडा की लेयर इसके साथ इंटैक्ट रहेगी। याद रखेंगे कि जब ओवम रिलीज हो रहा है ना, तो जोना पेलुसिडा की लेयर उसके बाहर से है, वो हट नहीं रही है। अगर हम उसको एग बना रहे हैं तो उसके पास जोना पेलुसिडा की लेयर है। ठीक, तो ये एग है, इसके पास जोना पेलुसिडा की लेयर है, स्पर्म ने एंट्री करी, तो इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, तो सब आके उसको फर्टिलाइज करेंगे तो एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो ऐसा होने से बचने के लिए हमें क्या करना है, पॉलीस्पर्मी के लिए शील्ड बनानी। पॉलीस्पर्मी, पॉली मींस मैनी, स्पर्मी मतलब मल्टीपल स्पर्म्स जो है उसको फर्टिलाइज ना करें, ये हम चाहते हैं। तो हमें एक शील्ड बनानी पड़ेगी। अगर एक एग जो है उस पे स्पर्म की एंट्री हो गई तो बाकी के स्पर्म उस पे छू भी नहीं पाएंगे, उसके अंदर आ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दो टाइप की ब्लॉक होती है। पहला होता है फास्ट ब्लॉक, दूसरा होता है स्लो ब्लॉक। अब फास्ट ब्लॉक है तो जैसे ही किसी ने टच करा, पहले स्पर्म ने उसको टच करा, तो तुरंत फास्ट ब्लॉक हो जाएगा ताकि बाकी लोग एंट्री ना कर पाए। ठीक है, उसके बाद स्लो ब्लॉक भी होती है ताकि उसको परमानेंट कर सके। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फास्ट ब्लॉक उतनी इफेक्टिव ना हो क्योंकि जल्दी हो रही है ना, बट हमें क्विकली जितना जल्दी हो सके पहला प्रिकॉशन तो ले लेना है, तो इसीलिए पहले होगी फास्ट ब्लॉक। ये फास्ट ब्लॉक किससे होती है बोलेंगे तो हम बोलेंगे सोडियम के इनफ्लक्स से होती है। किससे होती है, सोडियम के इनफ्लक्स से होती है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। मतलब फटाफट से जैसे ही एक स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया तो वहां पे सोडियम का इनफ्लक्स हो गया, फटाफट से अंदर आ गए और उसको रिजिड बना दिया। करेक्ट। दूसरा स्लो ब्लॉक, जिसमें यहां पे होता है कैल्शियम का इनफ्लक्स और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है एग का, उस स्ट्रक्चर में एग के इनर मोस्ट पार्ट पे यहां पे होते हैं बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जिसके अंदर केमिकल भरा हुआ है,
और जैसे ही एक स्पर्म ने यहाँ पे एंट्री ली, उसके एंट्री लेते ही ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये बाहर की तरफ को क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और इसकी वॉल को एकदम रिजिड कर देंगे और रिजिड करने के वजह से फर्दर कोई भी स्पर्म इसको टच नहीं कर पाएगा। गॉट इट? इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलिए ठीक है, यहां पे अब बोला है कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैसे डिसाइड होगा कि फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा। तो इसमें ना सिंपल सी बात है, जैसे पहले बोला जाता था कि फीमेल ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, बट अगर हमें इसके लिए बोलना ही है तो हम बोलेंगे एक्चुअली मेल होता है। ऑल्दो ये बात जरूरी नहीं है कि मतलब स्पेसिफिकली तो कोई दे नहीं रहा है कि इस स्पर्म में एक्स है, इस स्पर्म में वाई, हमें तो पहले से पता नहीं है। बट जो फीमेल है उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास सिर्फ एक्स और एक्स ही है। तो अगर दो गैमीट बनेंगे भी तो भी एक्स ही आएगा, उसके पास एक्स के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है देने का। बट मेल के पास एक एक्स है और एक है वाई, तो वो एक्स भी दे सकता है, वो वाई भी दे सकता है। अगर मेल ने दिया एक्स तो तब बनेगी फीमेल यानी कि गर्ल चाइल्ड, ठीक है। अगर मेल ने दिया वाई तो क्या बनेगा, मेल बनेगा, सिंपल। क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर कहां से आ रहा है, यहां से, जहां पे चॉइस है, बट यहां पे तो सेम है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन का हमने देख लिया। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है। क्या बना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पे अगर हम बात करें तो एग और स्पर्म, एग और स्पर्म की मीटिंग हुई, ठीक है। एग और स्पर्म की मीटिंग हुई तो क्या बना, जाइगोट बना। और जाइगोट कैसे पूरा एक इंडिविजुअल बना देता है। अब देखो एक सेल था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक सेल था, उसके बाद इस तरीके से दो सेल में ये बना हुआ है तो ये बन गया जाइगोट। इस तरीके से आगे ये एम्ब्रियो बनाएगा और बहुत सारी स्टेजेस बनाएगा और फिर फाइनली ये अल्टीमेटली एक पूरा इंडिविजुअल बना देगा। ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, तो बहुत सारे ना क्लीवेज होते हैं, मल्टीपल डिविजन्स होते हैं इनके अंदर कि एक सेल से दो, दो से चार, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे तो एक एक सेल है, दो सेल बन गए, दो से चार बनेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे वो सारा क्लीवेज में आता है। तो पहला जो क्लीवेज है जाइगोट बनने के बाद, जो पहला क्लीवेज होता है वो लगभग 30 आवर्स लेता है, ठीक है। तो यहां पे क्लीवेज होने के बाद दो सेल स्टेज बन गई, ठीक है, सेकेंड स्टेप में। अब इसके बाद ना मेरीडोनल प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन पे कट हो रहा है। मेरीडोनल प्लेन इस तरीके से, ठीक है, इसको मेरीडोनल प्लेन बोलते हैं, इसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे दो टाइप के क्लीवेज होंगे। ऐसे ही फर्दर डिवीजन होते होते, क्लीवेज होते होते क्या होगा, 8 to 16 सेल स्टेज आ जाएगी। इंपॉर्टेंट पूछेंगे मोरुला कितनी सेल स्टेज है, तो हम बोलेंगे 8 to 16 सेल स्टेज को हम मोरुला बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये मोरुला स्टेज आ गई। फिर आएगा नेक्स्ट, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो क्लीवेज का ही पूरा चीजें बनाई गई हैं, यहाँ पे क्लीवेज फरो बनी है, दो सेल स्टेज है और इस तरीके से बहुत सारे सेल्स बन गए जिनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, ठीक। चलिए, ये है वो ब्लास्टोसिस्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें ना। जो सेल्स है वो अपने आप को अरेंज कर देते हैं एक आउटर लेयर पे। उस आउटर लेयर का नाम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। इसको याद ही हम ऐसे करेंगे, आउटर ट्रोफोब्लास्ट करके। क्या बोलेंगे, आउटर ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास, इनर में अंदर साइड को जो ये पोर्शन दिख रहा है इसमें बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं हमें, है ना। ये जो है हमारे क्या है, इनर सेल मास है, इसको हम बोलेंगे इनर सेल मास। जो बाहर पे एक लेयर है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, आउटर सेल की लेयर, करेक्ट। और ये क्या हो गया, इनर सेल मास, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। और जो बीच में खाली स्पेस है ना, ये क्या है हमारा, ब्लास्टोसील कैविटी। क्या बोलेंगे हम इसको, ब्लास्टोसील। सील मतलब क्या होता है, कैविटी, खाली स्पेस, तो ब्लास्टोसील कैविटी हम इसको बोलते हैं, करेक्ट। अब यहां पे ये ना रेडी है, इनर सेल मास, आउटर ट्रोफोब्लास्ट और बीच में ब्लास्टोसील कैविटी। नाउ इट इज रेडी, कहां पे, इम्प्लांटेशन होने के लिए। यहां से ये प्रॉपर बन चुका है। अभी तक मैं हर बारी जब भी बोल रही थी तो मैं बोलती कि ब्लास्टोसिस्ट बन के रेडी है। तो अभी तक यहां पे इस फेलोपियन ट्यूब में ये काम चल रहा था। इस फेलोपियन ट्यूब में ये बन गया है आपका, कौन सी स्टेज में आ गया है, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ चुका है। इसलिए अब ये आएगा इधर, और जहां पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है थिक,
तो ये ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच हो जाएगा इधर पे, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। करेक्ट। तो जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ना एम्प्यूला पे, तो क्लीवेज हुई, 2 बने, 4 बने, 8 बने, 8 to 16 सेल स्टेज को हमने मोरुला बोला। फिर जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन गया, जिसमें इनर सेल मास और बाहर से आउटर ट्रोफोब्लास्ट बन गई, तो हमने कहा अच्छा अब ये दोनों सेल्स का रेंज बन गया है, अब इट इज रेडी टू इम्प्लांट इन द यूट्रस। तो इम्प्लांटेशन का टाइम जो है आ गया। करेक्ट। ये देखो इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा है। ये है यहाँ पे इनर सेल मास वाला पोर्शन है ना, और ये आउटर ट्रोफोब्लास्ट वाला पोर्शन, और ये एंडोमेट्रियम लेयर पे जाके स्टिक हो चुका है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है जहां पे स्टिक हो चुका है। ये अगर हम देखें यहाँ पे भी ब्लास्टोसिल कैविटी दिख रही है हमें, है ना, ब्लास्टोसील कैविटी दिख रही है। ब्लास्टोसील कैविटी दिखने के साथ साथ ये इनर सेल मास वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये आउटर ट्रोफोब्लास्ट हमें दिख रहा है, ये एंडोमेट्रियम की लेयर है जिसपे ये अटैच हो रखा है। तो अब होगी जोना की हैचिंग, यानी कि जोना पेलुसिडा की जो लेयर थी ना हमारे पास, ये जोना पेलुसिडा आया कहाँ से? यहाँ पे हमने बोला था कि जो भी हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद रहेगा उसके बाहर से एक लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगी जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो अब फाइनली वो टाइम आया है। इसी वजह से पता है ये जोना पेलुसिडा क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि अगर जोना पेलुसिडा प्रेजेंट नहीं होगी तो वो फेलोपियन ट्यूब में जाके भी इम्प्लांट हो सकता है। तो ये चाहता है कि ऐसा ट्यूबल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो। एक्टोपिक मतलब अदर देन यूट्रस कहीं इम्प्लांट हो जाए, वो चीज ना हो, इसलिए इसके बाहर से प्रोटेक्शन था प्रॉपर जोना पेलुसिडा का, है ना। वो हैचिंग हुई, जोना की हैचिंग हुई, उसके बाद अब वो रेडी है कि वो फाइनली कहाँ होगा? इम्प्लांट करेगा इन दी यूट्रस। और ये लगभग 5 से 7 दिन लगाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे भी फर्टिलाइजेशन यानी कि इंटरकोर्स के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हो भी गया है फर्टिलाइजेशन तो पॉजिटिव रिजल्ट उसी दिन, नेक्स्ट डे ऐसे नहीं आएगा। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तब जाके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। और उस पॉजिटिव रिजल्ट में जो हम टेस्ट एक्चुअली करते हैं उसको हम ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट सेल है, उसमें HCG बनाया। जब ये इम्प्लांट हो जाता है तो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है। तो वो HCG जो है, जो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, यूरिन में ये HCG देखने को मिलता है। तो जो वो प्रेगा न्यूज या प्रेगा टेस्ट किट जो होती है उनमें वहां पे जो यूरिन इंसर्ट करने वाला पोजीशन रहता है उसमें क्या है? यही जो HCG है इसको डायग्नोस किया जाता है। अगर ये प्रेजेंट है मतलब लेडी इज प्रेग्नेंट, और ये तभी आएगा जब हम ग्रेविडेक्स टेस्ट करते हैं और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया यानी कि प्रेगनेंसी प्रेजेंट है। और ये आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे कि 6 to 7 डेज के अंदर हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन बताया। नेक्स्ट उसमें जैसे हमारे अलग अलग एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। वो कैसे बनती हैं? पहला होता है एपीब्लास्ट, इसी जो लेयर है उससे तीनों आपकी डर्मल लेयर्स बनती हैं, और अंदर वाले को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ठीक है, ये गैस्ट्रुलेशन जो है, गैस्ट्रुलेशन वो प्रोसेस है जहां पे जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन। और ब्लास्टोमियर्स कहां बन रहे थे? आपके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ब्लास्टोमियर्स, है ना, जहां पे हमने 2 चीजें पढ़ी थी, आउटर आपका ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास। करेक्ट। अब प्लेसेंटा और जो मदर है और फीटस है उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। करेक्ट। ये प्लेसेंटा ऐसा है जिसमें जो भी ऑक्सीजन है, जो भी CO2 है, टू एंड फ्रो मोशन जो है वो इसके थ्रू होता है। कनेक्टिंग लिंक है बच्चे और मदर के बीच में। ठीक है, तो यहां पे फीटस और मदर के बीच में कनेक्शन बनाया है प्लेसेंटा ने और अम्बिलिकल कॉर्ड ने। अब क्वेश्चन ये पूछेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कितना ज्यादा ब्लड जो है फीटस का है और कितना प्लेसेंटा का है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है दैट इज 100% ऑफ द मैटरनल ब्लड। ध्यान रखना है हमें कि 100% फीटल ब्लड एंड 100% मैटरनल ब्लड, नो डायरेक्ट मिक्सिंग, कोई मिक्सिंग नहीं होगी यहाँ पे, प्रॉपर कनेक्शन हमारे पास है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि न्यूट्रिटेड टिश्यू, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीटरी कनेक्शन के लिए, और ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज करता है। इस टाइम पे ये क्या करता है, यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं कि जो एक एक्सेप्शन है ना वेन और आर्टरी का,
वेन क्या करता है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट अम्बिलिकल वेन O2 रिच ब्लड कैरी करती है। जस्ट ऑपोजिट काम है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का होता है, वैसे ही अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी का भी होता है आर्टरी, लेकिन क्या कैरी कर रही है, CO2 रिच ब्लड कैरी कर रही है। करेक्ट। यहाँ पे प्लेसेंटा के एंडोक्राइन नेचर को बताया गया है, क्योंकि वो एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन, HCG, HPL, रिलैक्सिन और HCT ये सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करता है थ्रू आउट, ठीक है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी टाइम का कनेक्शन है ना। उसके बाद तो डेसिडुएट प्लेसेंटा है हमारे पास, यानी कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ प्लेसेंटा भी बाहर निकल जा रहा है, डेसिडुएट टाइप का है। करेक्ट। तो अब हम बात करते हैं लास्ट जेस्टेशन पीरियड की। 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड है, अगर काउंट करें तो 266 डेज होंगे। कब? मेजर्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। बट अगर हम 14 दिन पहले की बात करें जहां से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है, तो ये लगभग 280 दिन आएगा, ठीक है। तो दोनों हमारे आंसर रहेंगे, कब से पूछा गया ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम उन 9 मंथ्स को ना तीन मंथ के ड्यूरेशन में बांट देते हैं। पहला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जो स्टार्टिंग के 3 महीने ना वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इन 3 महीनों में ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, मतलब ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ऑर्गन्स बन रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स बन रहे हैं। सबसे पहला हार्ट जो बनता है वो यही बनता है, तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और फिर आपके 4 to 6 मंथ्स आएंगे, फिर आपके 7 to 9 मंथ्स आएंगे। क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि पहले महीने में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन फर्स्ट मंथ में हो रहा है, उसके बाद लिम्स और डिजिट, हाथ पांव की उंगलियां बननी शुरू होंगी, एक्सटर्नल जेनिटिलिया बनेगा थर्ड मंथ में, फिर धीरे धीरे हेयर अपीयर होंगे। फीटल का मूवमेंट सबसे पहले जो फील होता है दैट इज इन द 5th मंथ, यहां से क्वेश्चन आता है। और कब सबसे पहले जो हार्ट का फॉर्मेशन कब होता है, फर्स्ट मंथ में, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर 6 मंथ में आईलैशेस बनेंगी, आईलिड्स बनेंगी, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक। ये पूरा आपको बताया गया है कैसे 8 वीक 16 वीक धीरे धीरे पूरा फुल टर्म डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाहर से लेयर है एमनियन की, योक सैक की। एमनियन एमनियोटिक फ्लूइड, जिससे क्या होता है, कोई भी डिसऑर्डर्स जो हैं उनको हम डायग्नोस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। लास्ट है हमारा पार्चुरेशन, जिसमें 3 स्टेप है। अब बेबी पूरी तरीके से रेडी है बाहर डिलीवर होने के लिए। पार्चुरेशन क्या है, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड को हम बोलते हैं, करेक्ट। 3 स्टेप होंगे। यहाँ पे जब बच्चा रेडी है ना, तो धीरे धीरे यूट्रस और सर्विक्स वाला जो बर्थ कैनाल है वो एक्सपैंड होने शुरू होगी, डायलेट होने लगेगी और बाहर को निकलने लगेगी, एक्सपल्शन होने लगेगा। और उसके बाद आफ्टर बर्थ क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा भी साथ में बाहर निकल जाएगा। देखो इस तरीके से पूरा कनेक्शन बना हुआ है। और अगर पूरा रेडी है तो फिर ये क्या करेगा, फुली डेवलप्ड फीटस जो है और जो प्लेसेंटा है दोनों मिलके एक न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल देने लगते हैं। कैसा सिग्नल देंगे, न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल। बोलेंगे कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कॉम्प्लेक्स बाहर को निकलने लगेगा। बाहर आएगा ये रिफ्लेक्स, मतलब बॉडी बता रही है खुद से कि अब ये रेडी है, ये बाहर निकलने के लिए, पार्चुरेशन के लिए एकदम रेडी है। तो लेबर पेन जनरेट होने लगता है, यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, बहुत तेज पेन जनरेट होने लगता है। उसके वजह से पिट्यूटरी में पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता है। किसकी पिट्यूटरी, बेबी की नहीं, मैटरनल पिट्यूटरी, मदर की पिट्यूटरी में जो है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के वजह से जब लेबर पेन जनरेट होता है उस टाइम पे मैटरनल पिट्यूटरी पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन यानी कि बर्थ हार्मोन जो है हमारा वो रिलीज होने लगेगा। और जितना ज्यादा बर्थ हार्मोन रिलीज होगा उतना इजी पैसेज होगा, उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा और इजीली पार्चुरेशन हो पाएगी। एक तो ऑक्सीटोसिन करवाएगा। अब क्या होगा, जब हम देखेंगे कि एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है वो भी पॉजिटिव फीडबैक देगा। एस्ट्रोजन बोलेगा कि फटाफट जो है टाइम आ चुका है ऑक्सीटोसिन के लेवल को और बढ़ाओ, तो ये और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा और फाइनली क्या होगा, पार्चुरेशन हो जाएगा। बट द थिंग इज, अगर इन केस पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीटोसिन उतना नहीं बन रहा, तो इजीली डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो उस केस में जो डॉक्टर्स हैं वो सिंथेटिक पिटोसिन नाम के चीज को देते हैं, ठीक है। यहां बाहर से पिटोसिन अप्लाई किया जाएगा और पिटोसिन क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है, ठीक, ताकि इजीली पार्चुरेशन हो पाए। करेक्ट। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे पूरा पार्चुरेशन की प्रोसेस को दिखाया गया है। एक्सपेंशन बाहर को हो रहा है
और ये पूरा फिर लैक्टेशन का पीरियड आएगा। अब पैचुरेशन हो गई तो बेबी के किस चीज के लिए, मैचुरेशन के लिए, उसके पास इम्यून सिस्टम इतना डेवलप तो है नहीं, तो वहां पे रेडीमेड कुछ इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इनिशियल टाइम पे ना जो मदर है उसका मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो मदर आपको क्या प्रोवाइड करती है, IgA एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पैसिव इम्यूनिटी है, बनी बनाई इम्यूनिटी बच्चे को प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर प्रोलैक्टिन, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि दो हार्मोन्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। P फॉर प्रोलैक्टिन, P फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो करवाएगा, ऑक्सीटोसिन जो फाइनली इजेक्शन करवाएगा, रिलीज ऑफ मिल्क करवाएगा फ्रॉम द निपल, करेक्ट। तो यहाँ पे जो इनिशियल मिल्क होता है ना उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनिशियल टाइम पे IgA एंटीबॉडीज, जो थिक मिल्क निकलता है इनिशियली 3 to 5 days, दैट इज IgA एंटीबॉडी रिच होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट पूछेंगे, इनिशियल डेज पे जो मिल्क निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें IgA एंटीबॉडी होती है जो कि बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। ये पूरी वही चीजें लिखी है, प्लेसेंटा IgG क्रॉस कर सकता है कौन सी एंटीबॉडी, जिसको बोलते हैं हम IgG, और कौन सी एंटीबॉडी है जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, IgA। ये दो चीजें याद रखेंगे, IgA एंड IgG, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच। आज के सेशन में बस इतना ही। ये सेशन आपको कैसा लगा इसका फीडबैक आपको जरूर देना है, और आपको जरूर बताना है कि नेक्स्ट सेशन किस चीज में प्लान करना है, आपको कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई भी क्वेरी रहेगी, डाउट रहेगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।